नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं रोजाना लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर जनरल स्टडी के उन क्वेश्चन की जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। इस वीडियो का आप यूज करिए प्रैक्टिस के रूप में और चेक करिए आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पा रहे हैं। और वीडियो के एंड में आप अपना कमेंट करके स्कोर जरूर बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पा रहे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बात और बोलना चाहूंगा मैं कि भी अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि भी कुछ और वीडियो देख के अगर आप रिविजन करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। तो क्वेश्चन है आपके लिए, विद रेफरेंस टू सूची स्कीम कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। सूची स्कीम के बारे में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और इसमें आपके पास ये कुछ स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। ये दो स्टेटमेंट ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि सूची स्कीम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यानी कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है ध्यान में रखते हुए सूची स्कीम को। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट वाज इनिशिएटेड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का ये स्कीम है, ये बोला जा रहा है। और ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई है जिसका नाम है सूची स्कीम या फिर आप बोल सकते हो सूची योजना। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज एम्ड एट इंस्टॉलिंग अवेयरनेस अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन अमंग्स एडोलेसेंट्स गर्ल्स, यानी गर्ल्स के अंदर हाइजीन से रिलेटेड अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम, ये स्कीम चलाई गई है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट है। ये दो स्टेटमेंट हो गए आपके पास। अब आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन चूज कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन टू जो है, ऑप्शन सेकंड यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें सेकंड स्टेटमेंट सही बताया जा रहा है। ऐसा क्यों, अब समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन की जो ये स्कीम है, ये गर्ल्स को यानी कि एडोलेसेंस गर्ल्स है उनको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। ठीक है, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है जिसमें ये बोला गया कि इंस्टॉल करने के लिए अवेयरनेस इंस्टॉल करने के लिए, बच्चों को अवेयर करने के लिए ये स्कीम चलाई गई, ये बात तो बिल्कुल सही है। गर्ल्स के अवेयरनेस के लिए स्कीम है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की जिसमें आपसे ये बोला गया था कि मध्य प्रदेश यानी कि एमपी गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये स्कीम चलाई है, ये एमपी गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है बल्कि ये कर्नाटका गवर्नमेंट की स्कीम है। ठीक है, इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। अब डिटेल में जान लेते हैं ये स्कीम में आखिर है क्या। ये स्कीम 2013-14 जो सेशन था उसमें इसे लॉन्च किया गया था और हर साल इसमें बजट भी एलोकेट किया जाता था। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने फंड एलोकेशन का जो काम है इस स्कीम के लिए वो स्टॉप कर दिया, यानी बंद कर दिया। इसी के लिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उससे पूछा है कि आपने ये बजट डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं किया जो हाइजीन से रिलेटेड है, गर्ल्स को सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, ये आपने क्यों नहीं किया। इस वजह से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो एक तरह से आप बोल सकते हैं ये जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं इस स्कीम को सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, फंड भी प्रोवाइड करती है अपने नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी यानी कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, यानी कि जिसे शॉर्ट में आप बोल सकते हो ईपीसीए, यानी कि एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस अथॉरिटी को ध्यान में रखते हुए यानी कि ईपीसीए को ध्यान में रखते हुए आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट को देखते हुए आपको बताना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, ईपीसीए इज ए कंस्टिट्यूटेड फॉर टेकिंग वेरियस मेजर टू टैकल एयर पॉल्यूशन इन मेट्रो सिटी, यानी कि मेट्रो सिटी का मतलब है कि बड़े बड़े सिटी जिसमें दिल्ली आप बोल सकते हो, मुंबई बोल सकते हो, ठीक है, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, इस तरह के जो बड़े बड़े सिटी है, यानी कि आप बोल सकते हैं मेट्रो सिटी जो हमारी कंट्री के अंदर है, वहां पर पॉल्यूशन का लेवल को टैकल करने के लिए ये इंस्टीट्यूशन यानी कि ये अथॉरिटी काम करती है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट कैन टेक एक्शन शियो मोटो फॉर कंट्रोलिंग व्हीकुलर पॉल्यूशन, यानी कि व्हीकुलर पॉल्यूशन का मतलब है कि गाड़ियों से जो भी प्रदूषण आता है उससे रिलेटेड एक्शन लेने के लिए इनके पास पावर
नहीं होती है, कैन नॉट बोला गया है। यानी कि व्हीकल से रिलेटेड जो पोल्यूशन फैलता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन से जो पोल्यूशन फैलता है, उसके रिगार्डिंग में इस इंस्टीट्यूशन को, इस अथॉरिटी को कोई पावर नहीं होती है कि भी वो एक्शन ले सके। ठीक है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो दो स्टेटमेंट हो गए। अब आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 and 2 दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये आपको चूज करना है इन चारों ऑप्शन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है हमारा ऑप्शन डी। डी का मतलब ये है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अब गलत क्यों, इसलिए पहले तो ये आपसे ये बोला गया कि ये मेट्रो सिटी के अंदर, मेट्रो सिटी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, इस तरह की जो बड़ी सिटी है हमारी कंट्री में, वहां पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये इंस्टीट्यूशन, यानी कि आप ये बोल सकते हो ईपीसीए काम करता है। ईपीसीए का मतलब है इन्वायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, जो कि बात गलत है। जबकि करेक्ट ये होना चाहिए था कि भी दिल्ली के अंदर, जैसा आपको मालूम है कि दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है और एक टाइम में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करने वाली सिटी की टॉप 10 लिस्ट में भी इंडिया की तरफ से ये दिल्ली शामिल हो गया था। इसी की वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा आप लोगों को मालूम है कि पराली जलाने की वजह से अक्टूबर नवंबर के आसपास का जब टाइम होता है तो दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसी के लिए इंस्टीट्यूशन, ये अथॉरिटी काम करती है। यानी कि आप ये बोल सकते हो दिल्ली और दिल्ली के आसपास का जो एरिया है, जिसे हम एनसीआर भी बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन जिसे हम बोलते हैं, वहां पे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इंस्टीट्यूशन, ये अथॉरिटी काम करती है, जिसे सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की वजह से। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो इसका जो गठन कह लीजिए, स्टैब्लिश्ड की बात करें, इसे सेक्शन 3 यानी कि सेक्शन 3 जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का जो है, उसके अंदर इसको स्टैब्लिश्ड किया गया था। और ये जो काम करती है सिर्फ और सिर्फ नेशनल कैपिटल रीजन में ही काम करती है, यानी दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है, ठीक है, उस एरिया में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का ये इंस्टीट्यूशन, ये अथॉरिटी काम करती है। इट मींस ये हुआ मेट्रो सिटी की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट में, जिसमें ये बोला था इट कैन नॉट टेक एक्शन शो मोटो, क्या बोला था आपको कि भी एक्शन नहीं ले सकता, नहीं, बल्कि होना ये चाहिए था इट कैन टेक एक्शन। तो नॉट जो लगाया हुआ था जो ऑप्शन में आपके पास स्टेटमेंट 2 में कि इट कैन नॉट टेक एक्शन, ये गलत है, ये नॉट नहीं आना चाहिए था, बल्कि ऐसा होना चाहिए था इट कैन टेक एक्शन सोमोटिव बेसिस पे। अब सोमोटिव बेसिस का मतलब ये होता है कि ये अपने आप ही एक्शन ले सकती है उस अथॉरिटी और किसी भी अथॉरिटी के ऊपर या किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर, अगर वो कोई पोल्यूशन क्रिएट करने का काम करती है। यानी कि ये अगर इसके पास कोई भी कंप्लेन आती है किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा या फिर किसी भी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के द्वारा या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, तो इसके पास पावर है कि भी ये एक्शन ले सकते हैं इसके रिगार्डिंग में। यानी कि आप ये बोल सकते हो पोल्यूशन को मॉनिटर करने का काम ये इंस्टीट्यूशन करती है दिल्ली एनसीआर के रीजन के आसपास। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब कुछ स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है और नीचे ये थर्ड स्टेटमेंट है। ये 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा है, ये आपको बताना है। तो 1 बाय 1 पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है इक्विनॉक्स मींस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, यानी कि अर्थ की एक ऐसी पोजीशन हो जाती है, मतलब रोटेशन करते करते एक ऐसी पोजीशन में पहुंच जाता है जब डे और नाइट का जो टाइमिंग होता है बिल्कुल जब इक्वल हो जाता है तो उसे बोला जाता है इक्विनॉक्स। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा है इक्विनॉक्सेस अलोंग विद सोशलिस्टिक सिग्नल्स द चेंजिंग ऑफ द सीजन, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि हमारे अर्थ के ऊपर इन्वायरमेंट में जो सीजन चेंज होते हैं, तो सीजन चेंज होने की, सीजन जो बहुत सारे सीजन जो होते हैं उसके चेंज होने की वजह ये बताई जा रही है आपको इक्विनॉक्सेस अलोंग विद सोशलिस्टिक्स। ठीक है, इन दोनों की वजह से हमारे अर्थ के ऊपर इन्वायरमेंट चेंजेस होते हैं और नए नए सीजन आते हैं, आप ये बोल सकते हो। ये सेकंड स्टेटमेंट है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है ऑन द दिसंबर सोलिस्टिक्स द सन इज ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब वो वाली कंडीशन है कि जैसे आप लोगों को मालूम ही है कि अगर आप लोगों ने अर्थ का स्ट्रक्चर समझा हो इन्वायरमेंट का, तो ऊपर जैसे बीच में तो इक्वेटर हो जाता है, जिसे विषुवत वृत्त भी आप बोल सकते हो, ऊपर आपको मालूम है भी कैंसर होता है, ठीक है, और नीचे जो है कैप्रिकॉन होता है। तो ठीक है, नीचे कैप्रिकॉन हो जाता है, ऊपर कैंसर हो जाता है, बीच में इक्वेटर हो जाता है। तो आपसे इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन ये स्टेटमेंट थर्ड में बोला जा रहा है कि ऑन दिसंबर सोशलिस्टिक जो होता है तो सन जो होता है ओवरहेड होता है
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब है ये वाली जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर सन की पोजीशन आ जाती है, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। तो ये 3 स्टेटमेंट हो गए। आप तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए अब आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ए बी फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट, ऑल 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करना है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट ये तो करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। गलत क्या है पहले वो समझ लेते हैं कि भी जो आपकी पोजीशन की बात की गई है, ये अगर हम बात करें कि भी अर्थ की जो 3 लेयर्स के बारे में बात कर रहा था कि फर्स्ट लेयर जो ऊपर है वो कैंसर होता है, ठीक है, सेकंड जो होता है इक्वेटर होता है, और थर्ड जो होता है कैप्रिकॉन होता है। तो आपसे ये बोला गया था कि भी कैंसर के ऊपर बिल्कुल ओवरहेड हो जाता है सन, ये बोला जा रहा है दिसंबर सॉलिस्टिक्स में, यानी कि दिसंबर सॉलिस्टिक की जब कंडीशन होती है तब ओवरहेड हो जाता है। नहीं, ये बात गलत है। ये दिसंबर सॉलिस्टिक्स में कैंसर के ऊपर नहीं होता, बल्कि ये कैप्रिकॉन के ऊपर होता है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की जब कंडीशन होती है, यानी कि जो नीचे वाली जो लेयर है, यानी कि आप बोल सकते हो कि अगर हम अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करें, नॉर्दर्न स्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो साउदर्न हेमिस्फीयर का जो लाइन यहाँ पे जो ड्रॉ होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके ओवरहेड हो जाता है। यानी कि यहाँ ये आपको अपोजिट दे दिया गया था। तो इट मीन्स ये हुआ कि थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अब फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया कि डे और नाइट जब इक्वल होते हैं, डे और नाइट जब इक्वल होते हैं, जिसे इक्विनॉक्स बोला जाए, इक्वी यानी कि इक्वल, नॉक्स यानी कि नाइट, जब डे और नाइट की का जो टाइमिंग बिल्कुल इक्वल हो जाता है तो उसी को बोला जाता है इक्विनॉक्स। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, और ऐसा साल में 2 बार होता है, एक बार मार्च 21 को और सेकंड मार्च 23 को होता है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे बोला जा रहा था सीजन के चेंज होने की वजह जो है वो आपसे बोला गया भी इक्विनॉक्स और इक्विनॉक्सिस के अलावा सॉलिस्टिक, ये 2 रीजन है जिसकी वजह से जो हमारे अर्थ पे जो रोटेशन की वजह से जो पोजीशन क्रिएट होती है जब हमारा जो सीजन है, सीजन चेंज होता है। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। इक्विनॉक्स की पोजीशन कब होती है ये आपको मैंने बता दिया कि 23 सितंबर को और 21 मार्च को, और उसी तरह से, ठीक है, जब ये डे और नाइट इक्वल हो गए उसी तरह नाइट ज्यादा हो जाती है और डे का साइज कम होता है। तो ये सिचुएशन कब क्रिएट होती है? दिसंबर 21 या 22 दिसंबर को हमारी मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे नाइट लॉन्गर हो जाता है, ठीक है, नाइट लॉन्गर हो जाता है और डे शॉर्टर हो जाता है, ठीक है। ये मैं कब बात कर रहा हूं? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूं। और सिमिलरली ये एक बार और रिपीट होता है जून 2021 को भी। और जब क्या होता है, जब डे बड़ा हो जाता है एज कंपेयर टू नाइट, यानी कि आप ये बोल सकते हैं, मैं जो ये दोनों बातें आप कंडीशन आपको बता रहा हूं, दोनों मैं आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से मैं आपको बताने लग रहा हूं, ठीक है। तो ये आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, और सेकंड स्टेटमेंट की अगर भी करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट जो वो गलत है हमारा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सोइल न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि विद रेफरेंस टू द सोइल न्यूट्रिएंट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट आपको गिवन है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट द प्राइमरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, यानी कि ये तीनों चीज मिलाकर के जो सोइल होता है, सोइल यानी मिट्टी जहां पे हम लोग खेती वगैरह भी करते हैं, तो सोइल के बारे में बोला जा रहा है। सोइल के लिए जो मेन न्यूट्रिएंट्स जो है, यानी कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें, या फिर हम ये बोल सकता हूं कि प्राइमरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें, उसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ प्राइमरी माइक्रोन्यूट्रिएंट, यानी कि इन तीनों की जो रेशियो, यानी जिस रेशियो में ये एग्जैक्टली होने चाहिए जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, वो 4:2:1, यानी कि 4:2:1 की जब रेशियो में अगर ये हो तब ये आपसे बोला जा रहा है कि ये आइडियल पोजीशन है, आइडियल स्टैंडर्ड है इस रेशियो का माइक्रोन्यूट्रिएंट का। ये सेकंड स्टेटमेंट है। अब इन दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करना है ये चारों ऑप्शन के अंदर। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें, जैसे सोइल है हमारे पास, तो सोइल में आप लोगों को मालूम है कि भाई सोइल में अगर न्यूट्रिएंट्स अच्छे हों, ठीक है, अगर न्यूट्रिएंट्स अच्छे हो तो भी पैदावार भी अच्छी होंगी, फसल वगैरह या क्रॉप वगैरह भी अच्छी क्वांटिटी में और अच्छे से होंगे,
ये बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमें अच्छे न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। अगर मैं बात करूं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की, तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में जो मेन चीजें आती हैं, जो आपको जो दिया गया था वो गलत दिया गया था, बल्कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, यानी कि शॉर्ट में आप याद कर सकते हो NPK, अगर ये 3 चीजें हो और बिल्कुल करेक्ट रेशियो में, तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो आप ये बोल सकते हो जो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला गया कि प्राइमरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें जो आपको कैल्शियम वगैरह जो चीजें बताई गई थी वो गलत है, बल्कि होना क्या चाहिए था, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अच्छा, अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया था कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो प्राइमरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उसका जो रेशियो के बारे में बोला गया था कि रेशियो क्या होना चाहिए, 4:2:1। हाँ, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये तीनों जो न्यूट्रिएंट्स है इनका जो करेक्ट रेशियो है 4:2:1। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि भी फास्फोरस की, अगर मैं नाइट्रोजन की पहले बात करूं यानी N, ये 4 इसकी क्वांटिटी हो, और फास्फोरस की बात करें इसकी डबल क्वांटिटी हो, और अगर हम पोटेशियम की बात करें 1, यानी कि जितना पोटेशियम आप डाल रहे हो उसका डबल तो आप डाल लीजिए फास्फोरस, और उसका फास्फोरस का डबल अगर आप डाल देते हैं नाइट्रोजन, तो ये सॉइल के लिए सबसे बेटर कंडीशन हो जाती है अगर हम उसके प्राइमरी माइक्रोन्यूट्रिएंट की अगर बात करें तो। ठीक है, और ये जो आपको दिया गया था कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स नहीं है इसके, बल्कि सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ये। तो इट मीन्स ये हुआ कि भी फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाता है, यानी कि 2 ओनली करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू जनरेशन अनलिमिटेड, यानी कि जिस शॉर्ट में GENU भी बोला जा रहा है, जनरेशन अनलिमिटेड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि भाई ये जो टॉपिक जो आपको दिया गया है जनरेशन अनलिमिटेड के बारे में, कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको चूज करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म टू मेक यंग पीपल करियर रेडी, यानी कि यंग पीपल, यानी कि जो नए नौजवान है जो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उसे भाई जॉब के हिसाब से, उसके करियर के हिसाब से तैयार करने का ये स्कीम है, और जो कि मल्टी स्टेक होल्डर पे है, यानी कि कई सारे लोग मिलकर इस पे काम करते हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है इट वाज लॉन्च बाय द यूनिसेफ, यानी कि इसे लॉन्च किसने किया, यूनिसेफ ने लॉन्च किया, ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो ये 2 स्टेटमेंट हो गए। अब आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2। इट मींस ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए ऑप्शन को चूज कर लीजिए। ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको चूज करना है। तो इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो भाई ये दोनों ही ऑप्शन, यानी कि सी लिखा नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूं, दोनों ऑप्शन यानी स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आप ये बोल सकते हो ये यूनिसेफ का एक प्रोग्राम है जिसे यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड की तरफ से ये प्रोग्राम इनिशिएट किया गया है, स्टार्ट किया गया है, जिसके अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट है वो मिलकर के इसमें काम कर रही है। अब काम ये कर रही है कि जो नए बच्चे हैं, नए युवा हैं जो रिसेंटली अभी ग्रेजुएट हुए हैं या फिर एजुकेशन कंप्लीट किए, उनके रोजगार के लिए, उनके करियर गाइडेंस तरह तरह का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है कि किस तरह से वो अपने करियर को इनहेंस कर सके। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये यूनिसेफ के द्वारा ही सेकंड ये स्टेट प्रोग्राम ये स्टार्ट किया गया है, और ऐसा ही आपको क्वेश्चन में भी बोला गया था सेकंड स्टेटमेंट। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको याद रखना है प्रोग्राम, ये स्कीम का नाम क्या है जिसे लॉन्च किया गया है, इसका नाम है जनरेशन अनलिमिटेड। ठीक है, और इसे जो स्टार्ट किया गया सितंबर 2018 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का जो एक इंटरनेशनल बॉडी है उसके अंदर यूनिसेफ आती है, और यूनिसेफ इस काम को कर रही है जिसमें यंग चिल्ड्रन को, यंग स्टूडेंट को या फिर यंग पीपल को वही उनके करियर ओरिएंटेड गाइडेंस प्रोवाइड करती है, किस तरह से वो आगे भी काम कर सके इसके लिए तैयार करती है। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया। अब आपके लिए क्वेश्चन ये बन जाता है, आपको ये बताना है ये जो यूनिसेफ है, यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, और इसका स्टैब्लिश्ड कब किया गया था, यानी कि डेट ऑफ स्टैब्लिश्ड कब हुआ था इसका, ये आपको बताना है। साथ ही साथ इसके बारे में आप ये बताइएगा कि इसका हेड कौन है, यानी कि छोटी छोटी ये इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए यूनिसेफ के बारे में। तो आज आपको यूनिसेफ के बारे में डिटेल में पढ़ना है और कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो आपको कैसी लगती है जरूर कमेंट करके बताइए। कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो सजेशन भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देखते हुए उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या चेंजेस आप चाहते हैं। ठीक है, कुछ रिवीजन करने के लिए और भी वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से रिवीजन कर सकते हैं। साथ में जो स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है इसे देख करके आप रिवाइज कर सकते हैं।
मुझे आप सोशल मीडिया में फॉलो करना चाहते हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना है। जाते जाते यही कहूँगा, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।